इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके फिर से उपस्थित हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम बड़े आसानी और सरल भाषा में समझेंगे और उसके आसपास के जितने भी संभावित प्रश्न हैं सभी को हम लोग हल करने का कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में टंगस्टन इलेक्ट्रोड किस पदार्थ से लेपित किया था, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न को समझने के लिए हमें सबसे पहले की गई है यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो फास्फोरस की कोटिंग की जाती है वो किस पदार्थ से, ये एल्युमिनियम का कैप होता है, इलेक्ट्रोड राड होता है, ये फास्फोरस की कोटिंग है। बाकी ये दिख रहा है ना, यानी कुल मिला के जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है बिल्कुल प्लेन होता है, लेकिन उसमें फास्फोरस की कोटिंग करने की वजह से उससे क्या होती है, वो बिल्कुल सफ़ेद कलर का दिखना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इस हर एक प्रश्न को समझने की कोशिश करें। भू प्रतिरोध कार्य सिद्धांत क्या होता है, तो भू प्रतिरोध जो कार्य करता है ना वो V बराबर I इंटू आई आर के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ठीक है, यानी वोल्टेज ड्रॉप के सिद्धांत पर क्या करता है, आपका विभव पात विधि के द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि V बराबर I इंटू आर, तो इसमें वोल्टेज पृथ्वी का विभवांतर कितना होता है मुक्त अवस्था में, तो हमेशा विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। विभवांतर जब शून्य होता है तो अगर R से अगर गुणा किया जाए, R बराबर क्या हो जाता है 0/1। अब इसका मान निकालेंगे तो अब क्या आता है, इसका मान अनंत आता है, ठीक है, अनंत, अर्थात पृथ्वी का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है, अनंत होता है। और विभवांतर की बात करें तो विभवांतर कितना होता है, शून्य होता है। तो दो प्रश्न याद रखिएगा, पृथ्वी का विभवांतर शून्य होता है और प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चित्र में दर्शाया गया फ्यूज किस प्रकार का है, ठीक है, ये जो फ्यूज इंडिकेट कर रहा है किस प्रकार का चित्र है। ये हमेशा 415 वोल्ट की वोल्टता पर यूज़ किया जाता है, जैसे 415 वोल्ट, यानी 3 फेज में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक। इसका फुल फॉर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फुल फॉर्म में जो होता है HRC फ्यूज का फुल फॉर्म पूछता है HRC, तो इसका फुल फॉर्म हाई रेफ्रिजरेटिंग करंट कैपेसिटी होता है, ठीक है, करंट नहीं होता है, हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी होता है, ठीक। अगर आप करंट लगा के आते हैं तो क्या जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5S संकल्पना, देखिए ये एम्प्लॉयबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है और अपने थ्योरी में भी महत्वपूर्ण है। 5S संकल्पना में कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 5S रूल जो होता है कुछ इस प्रकार है, वो कौशल प्रशिक्षण के समय इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहले S का मतलब क्या होता है 60, दूसरे S का मतलब सेट इन ऑर्डर, तीसरे का साइन, चौथे का सस्टेन और 5 का सस्टेन, स्टैंडर्ड और सस्टेन होता है। देखिए अब इनका मतलब होता क्या है, ठीक है, यानी वर्कशॉप में काम करते समय जितने भी अनावश्यक चीज़ें उसे क्या कर लें, छटनी कर लें, जिसे हम लोग बोलते हैं छटनी, ठीक है। सेट इन ऑर्डर, जितने भी आपके सामान उपयोगी हैं उन्हें क्या कर लें, क्रम में इकट्ठा कर लें, ठीक है। और तीसरा स्टैंडर्डाइजेशन, साइन मतलब क्या होता है, सभी को साफ सुथरा कर लें, चमका दें, और स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक मानक के अनुसार वो चीज़ें सभी के समझ में आ जाएँ उसको व्यवस्थित कर लें। सस्टेन मतलब बनाए गए नियम का क्या कर लेना है, आपको पालन करना है, ठीक है। ये पांचों नियम का प्रयोग किया जाता है। 5S रूल का मतलब होता है कौशल प्रशिक्षण के समय इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि 4S का मतलब क्या होता है, तो चौथे S का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ठीक है। इसको यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, 1S होता है। तो इस प्रश्न में दिया है कि 5S संकल्पना में कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंडिकेट करता है, तो यानी चौथा चरण जो होता है किसको इंडिकेट करता है, स्टैंडर्डाइजेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य मिक्सचर में किस प्रकार की AC मशीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, खाद्य मिक्सचर में, क्योंकि ये ऐसा मशीन है जो AC और DC दोनों पर क्या करता है, समान रूप से चलता है, ठीक। इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अब बात करें अगले मोटर की, तो ये शेडेड पोल मोटर जो होता है ये खिलौनों में यूज होता है। स्प्लिट फेज मोटर जो होता है, विभक्त मोटर, इसका भी प्रयोग हम लोग सिंगल फेज मोटर में ही करते हैं। और रिपल्सन मोटर जो होता है इसका प्रयोग हम लोग इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं, ठीक ना, इंडस्ट्रियल में यूज होता है इसका प्रयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि किसी भी एक BH हिस्टैरिसीस लूप का आकार क्या दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है इसमें दर्शाता है, देखिए क्या दर्शाता है, तो आइए इसको समझते हैं पहले विस्तार से कि BH हिस्टैरिसीस लूप होता क्या है। देखिए जो BH लूप होता है कुछ इस प्रकार बनता है, ये क्या होता है, H होता है और क्या होता है, ये B होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शाता है, चुंबकीय तीव्रता को दर्शाता है, ठीक है। जो BH वक्र होता है दो प्रकार से बनाते हैं, ठीक, इनके पीछे कोई रेसिस्टिव बल लगता है। देखिए जो BH लूप होता है ना, BH लूप किस प्रकार का होता है, देखिए चित्र में दर्शाया गया है कि AC में, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। चित्र में दर्शाया गया AC सर्किट में V और I यानी करंट और वोल्टेज के बीच संबंध दर्शाया गया है। देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर इस डायग्राम में ध्यान दीजिएगा कि देखिए इसमें करंट वोल्टेज है और ये क्या है, करंट है। देखिए जो वोल्टेज है हमेशा जीरो से चल रहा है ना,
यानी उनके बीच जो दूरी है कितने अंश का है, 90 अंश का क्या है, दूरी बनी हुई है। तो जो पहले चलता है वो हमेशा लेट करता है, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज होता है पहले चल रहा है, ठीक। तो यानी वोल्टेज हमारा क्या कर रहा है, लेट कर रहा है। अब वोल्टेज कहाँ लेट करता है, क्यों करता है? देखिए जितने भी चोक होते हैं यानी इंडक्टिव पदार्थ जितने भी होते हैं, जो इंडक्टर से बने होते हैं, उसमें से क्या होता है, वोल्टेज लेट करता है, ठीक है। और जो कैपेसिटिव पदार्थ होते हैं उसमें करंट क्या करता है, लेट करता है। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज क्या कर रहा है, लेट कर रहा है, ठीक। तो इसका ऑप्शन एक सही क्या है, देखिए चलते हैं हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि यह शुद्ध धारती परिपथ है, शुद्ध प्रेरकी परिपथ है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि इंडक्टिव पदार्थ होते हैं यानी शुद्ध प्रेरकी परिपथ दर्शा रहा है, ठीक है। अब धारती परिपथ की बात करें, धारती परिपथ कुछ ऐसे होगा, देखिए अगर बात कि कैपेसिटिव प्रभाव, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा और ये जो करंट जो होता है पहले लेट करते हुए चलेगा, ठीक है। तो ये करंट हमारा अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसके 90 अंश बाद ये हमारा वोल्टेज अगर यहाँ से चल रहा है, ठीक है। अगर वोल्टेज की बात करें, अगर वोल्टेज हमारा यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो हमारा क्या कर रहा है, करंट लेट करेगा, ठीक है। यानी हमारे कहने का तात्पर्य जो जीरो अक्ष से चलता है वो हमारा क्या करता है, हमेशा लीड करता है, और जो उसके बाद चलता है हमेशा क्या करता है, लैग करता है। तो ये कैपेसिटर में होता है और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, इंडक्टर में होती हैं। और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है, दोनों वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, साथ में चलते हैं, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है कि कौन सा पदार्थ मल्टीमीटर के द्वारा सीधे मापने में असमर्थ है। तो मल्टीमीटर जानते हैं, जैसा कि आपको पता है कि करंट को नाप सकता है, वोल्टेज को नाप सकता है, प्रतिरोध को भी नाप सकता है, लेकिन शक्ति को नहीं नापता है, ठीक है। शक्ति को हमें क्या करना है, गुणा करना होता है। V जब से शक्ति का फार्मूला सब लोग को तो पता है, P = V × I होता है। तो इस प्रकार हम लोग करंट और वोल्टेज अलग अलग निकाल के इसका हम लोग गणना कर सकते हैं। दिया है चित्र में दर्शाए गए कंडक्ट के उपकरण का नाम क्या है। कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लेते हैं। कंडक्ट सहायक के उपकरण का नाम क्या है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। देखिए इसमें इसका सही जवाब सस्पेंशन यानी निरीक्षण बैंड यानी इन्फेक्शन बैंड होता है। इन्फेक्शन बैंड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसको घरेलू वायरिंग में, यानी एक ऐसा बैंड जिसको 90 डिग्री से कम उड़ाया जाए वो क्या कहलाता है, आपका सॉलिड बैंड कहलाता है। सॉलिड एल्बो, जो सॉलिड एल्बो होता है ये क्या होता है, 90 डिग्री पर ही उड़ाया जाता है, उसे क्या कहलाता है, ये सॉलिड एल्बो कहलाता है, ठीक है। और निरीक्षण बैंड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये जो होता है इंडस्ट्रियल एरिया में पाइप होता है, पाइप लाइन जो होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्रियल एरिया में। देखिए एक प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का उपयोग कहाँ पर क्यों किया जाता है। तो ये जो टैंक होता है कंजर्वेटर टैंक में, ये मुख्य टैंक होता है, इसके ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर के तेल का 1/3 भाग इसमें क्या होता है, इसमें भर दिया जाता है। 1/3 भाग क्या होता है, भरा होता है। तो ये तभी काम करता है जब विभिन्न लोड पड़ता है, लोड अधिक बढ़ने के कारण तेल में क्या होता है, फैलाव होता है। तेल में फैलाव कैसे होता है, जैसे ट्रांसफार्मर क्या होगा, आपका गर्म होगा, ये जब गर्म होता है तो जो आयल होता है, आयल में क्या होता है, फैलाव होता है, ठीक है। जब आयल में फैलाव होता है तेल कहाँ जाता है, सीधे ऊपर चढ़ के चला जाता है। तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसका सही भाग जो होता है, वायुमंडल में स्तर विभिन्न लोड के कारण अनुमति देता है। जब तेल ट्रांसफार्मर ठंडा होता है तो तेल सिकुड़ के कहाँ चला जाता है, मेन टैंक में वापस चला आता है। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग हम लोग इसमें किस में प्रयोग करते हैं, जस्ता सेल में, यानी NH4Cl, ठीक है। NH4Cl का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसमें करते हैं कार्बन जस्ता शुष्क में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी प्राथमिक सेल में ही उपयोग किया जाता है। और अगले सेल की बात करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है तो दोनों सल्फ्यूरिक एसिड, इसका प्रयोग हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। और कहाँ क्यों करते हैं ये भी हम बता रहे हैं, ठीक। देखिए जो शांत सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसमें क्या होता है, पानी की मात्रा कम होती है। इसका प्रयोग हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ रसायन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रसायन का निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर बात करते हैं इसका इंडस्ट्रियल में करते हैं, लेकिन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, बैटरी में करते हैं, लेड एसिड बैटरी में करते हैं, ठीक है। इसकी पहचान ये होती है कि जो इसमें पानी की मात्रा होता है, इसमें पानी जो होता है कम होता है, और इसमें पानी की मात्रा क्या होती है, तनु सल्फ्यूरिक में जो होता है पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। ये इसकी पहचान होती है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की पहचान होती है। तो देख लेते हैं तरह 3 फेज में बहुत कम लैगिंग पावर फैक्टर का मुख्य कारण क्या होता है। देखिए लैगिंग पावर फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले ये समझने वाली बात है। लैगिंग पावर फैक्टर मतलब क्या होता है, करंट पीछे छूट गया और वोल्टेज क्या होता है, आगे निकल जाता है। वोल्टेज का आगे निकलना, करंट का पीछे छूटना क्या कहलाता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो हमेशा देखिए जितने भी जो कॉयल बनते हैं, कॉयल जितने भी बनते हैं ना, इसका मुख्य उद्देश्य जैसे ट्रांसफार्मर लिए तो इसका काम क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना। इसी प्रकार कॉयल जितने भी होते हैं
काम क्या होता है उसके वोल्टेज को बढ़ाना। तो मुख्य रूप से आपको यानी करेक्ट ऑप्शन ऐसा क्या होता है, अधिक प्रेरकी भार कण प्रतिक्रियाशील, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक, यही अगर कैपेसिटर होता है, अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में क्या होता है, इसमें धारा अधिक होती है लेकिन वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। इसमें धारा अधिक वोल्टेज कम होता है, उसे बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। देखिए सबसे मुख्य है कि डाई सेट का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। देखिए दो ही प्रश्न है, या तो आंतरिक थ्रेड काटने के लिए या फिर बाहरी थ्रेड काटने के लिए होता है। दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को हम बड़े बारीकी समझेंगे। ये है डाई स्टॉक सेट का प्रयोग हम लोग बाहरी चूड़ी काटने के लिए प्रयोग करते हैं। और ये है टैप सेट का प्रयोग हम लोग आंतरिक चूड़ी काटने के लिए प्रयोग करते हैं। बात करें टैप सेट की, तो टैप सेट हमारा ये है, ऑपरेट किया जाता है। और वहीं बात करते हैं डिफरेंशियल रिले भी उसका प्रयोग हम लोग बहुत बड़े स्तर पर करते हैं, एसी और डीसी सप्लाई के लिए करते हैं, डिफरेंशियल रिले के लिए। तो फिलहाल इस समय आवेग रिले हमारा क्या है, सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ICDP स्विच मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, तो ICDP का फुल फॉर्म होता है आयरन क्लाइड डबल पोल स्विच होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग सिंगल फेज घरेलू स्थापना में करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं 3 फेज सप्लाई में, तो TPIC का प्रयोग करते हैं, TPIC का प्रयोग यानी ट्रिपल पोल आयरन क्लाइड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, 3 फेज में करते हैं। ठीक, क्वेश्चन है कि एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के स्विच का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए 3 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करते हैं। इंटरमीडिएट स्विच की बात करें तो कुछ इस प्रकार होता है। इंटरमीडिएट स्विच जो होता है इसमें जो कनेक्शन की बात करें तो इसमें 4 टर्मिनल पॉइंट होती है, जिसके चारों ओर एक क्षैतिज एक लैंप विद्युत। इसमें देखिए प्रश्न यही बनता है, 3 या 3 से अधिक स्थानों को नियंत्रित करने के लिए हम किस स्विच का प्रयोग करते हैं, इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरमीडिएट स्विच होता है। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। द्वितीय नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए क्वेश्चन है कि निरपेक्ष उपकरण होते हैं, यानी मापक यंत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। उपकरण जो होते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक प्राथमिक होता है, दूसरा क्या होता है, द्वितीयक होता है, ठीक है। एक प्राथमिक दूसरा द्वितीयक होता है। तो ये सभी प्रकार के जो सूचक युक्ति जिससे किसी विद्युत राशि की केवल उपस्थिति को दर्शाया जाता है, जैसे चुंबकीय सुई हो गया, ठीक है। द्वितीयक मापक यंत्र एक ऐसे मापक यंत्र जो किसी वैल्यू को केवल क्या करता है, इंडिकेट करता है, केवल मान को वैल्यू कर लेता है, मेजर कर लेता है, ठीक है। जैसे अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये सब क्या है, एक द्वितीयक मापक यंत्र है। अब बात करते हैं द्वितीयक मात्रक जो होते हैं 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है इंडिकेटिंग, दूसरा रिकॉर्डिंग और तीसरा होता है इंटरगेटिंग। इंडिकेटिंग में जो केवल वैल्यू को दर्शाता है, ठीक ना, वो क्या कहलाता है आपका इंडिकेटिंग। जैसे वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर, वाट मीटर केवल लोड को दर्शाता है। मैगर हो गया, ये भी वैल्यू को दर्शाता है। अब रिकॉर्डिंग यंत्र में ये क्या मीटर होता है। इंटरगेटिंग यानी एक ऐसा मापक यंत्र है जो वर्तमान मान के साथ साथ पिछले वैल्यू को भी रिकॉर्ड कर लेता है, वो क्या कहलाता है आपका इंडिकेटिंग होता है। जैसे किलोवाट घंटा, kWh हो गया, और ऊर्जा मीटर आते हैं इस कैटेगरी में, ये सारे मीटर आते हैं।